हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, इसमें वेपर प्रेशर के बारे में बताने वाला हूँ कि वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्या होता है तथा इसके बाद राउल्ट के नियम के भी बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वेपर प्रेशर और राउल्ट का नियम आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सभी जान लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब जिसे हम हिंदी में कहते हैं वह क्या होता है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर, वेपर मतलब वाष्प, प्रेशर मतलब दाब, मतलब जो वाष्प के द्वारा जो दाब लगेगा उसी को वाष्प दाब कहेंगे ना। तो जैसा यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि द्रव की सतह पर उसके वाष्प के कारण लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब द्रव की सतह पर उसके वाष्प के कारण, उसके वेपर्स के कारण जो दाब लगेगा उसी को वेपर प्रेशर कहा जाता है। यदि इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स मतलब जो वाष्प है उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, द्रव की सतह पर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब द्रव की सतह पर उसके वाष्प के कारण, उसके वेपर्स के कारण जो प्रेशर लगता है उसी को वेपर प्रेशर कहा जाता है, उसी को वाष्प दाब कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक फिगर से बता देता हूँ कि वाष्प दाब एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन ले लेता हूँ, इसमें मैं एक लिक्विड भर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें लिक्विड भर दिया है और यहाँ पर जो बर्तन दिया गया है इसके मुख को ढक्कन से ढक देता हूँ। इस बर्तन के नीचे मैं एक बर्नर जला देता हूँ। यहाँ पर मैं बर्नर जला देता हूँ, ये आप समझ जाइएगा, ये बर्नर है, बर्नर। और इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तो इस बर्नर को जब हम सभी जलाएंगे तो इस बर्तन में भरा हुआ जो लिक्विड है इसकी वाष्प बनने लगेगी। इस लिक्विड की वाष्प बनने लगेगी तो इस लिक्विड की वाष्प, मान लीजिए ऐसे वाष्प बन रही है बहुत सारी, जितना अधिक गर्म करेंगे वाष्प उतनी अधिक बनेगी। क्योंकि जो बर्तन है ढका हुआ है इसलिए वाष्प जो है बाहर नहीं जा सकती। इसकी ढक्कन से टकराकर वाष्प पूरा नीचे की ओर आने का प्रयास करेगी और जो वाष्प है इसकी द्रव की सतह पर एक प्रेशर लगाएगी, एक दाब लगाएगी, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। मतलब द्रव की सतह पर उसके वाष्प के कारण जो दाब लग रहा है इसी को वाष्प दाब कहा जाता है। जब इसको और अधिक गर्म करेंगे वाष्प अधिक बनेगी तो दाब का मान अधिक होगा। मतलब टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर दाब का मान अधिक होता है, वेपर प्रेशर का मान अधिक होता है। तो वेपर प्रेशर के लिए एक कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वह कंडीशन है रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब द्रव से वाष्प बनने की जो दर है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब वाष्प से द्रव बनने की दर। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। मतलब लिक्विड से वेपर बनने की जो रेट है वो वेपर से लिक्विड बनने की रेट के बराबर होना चाहिए, तभी जो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि वेपर प्रेशर वाष्प दाब को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो वेपर प्रेशर जो होता है जनरली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है, मतलब जब टेम्परेचर अधिक बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प अधिक बनेगी तो वेपर प्रेशर का मान भी अधिक आएगा। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि जब टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वेपर्स जो है अधिक बनती हैं। उसी प्रकार जब वेपर अधिक बनेगी तो वेपर प्रेशर का जो मान आएगा अधिक आएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर बढ़ेगी, वेपर बढ़ने पर वेपर प्रेशर का अधिक मान आएगा। मतलब तापमान बढ़ाने पर वाष्प अधिक बनेगी और वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब का मान अधिक आएगा। उसी प्रकार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड के कण हैं ये किस प्रकार एक दूसरे से बंधे हुए हैं।
मतलब जो लिक्विड के अणु हैं, यहाँ पर लिक्विड दिया गया है, इसके जो अणु हैं कितनी तेज़ी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होगा, जब लिक्विड के कण बहुत जटिलता से एक दूसरे से बंधे होंगे, तो वेपर्स कम बनेगी और वेपर प्रेशर का मान कम होगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स का मान अधिक होगा तो वेपर्स कम बनेगी और वेपर प्रेशर का मान कम आएगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वेपर प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक आ गई तो वेपर प्रेशर का मान कम आएगा, क्योंकि वेपर्स भी कम बनेंगे ना। इसी प्रकार इंटरमोलिकुलर फोर्स कम आ गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गई तो वेपर्स अधिक बनेगी, तो इसलिए वेपर प्रेशर का मान भी अधिक होगा। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर की। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर की। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर्स अधिक बनेगी, वेपर प्रेशर का मान अधिक आएगा। उसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेपर प्रेशर जो होता है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट की। वेपर प्रेशर जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी राउल्ट का नियम देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम होता क्या है। तो चलिए हम सभी जान लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। जो राउल्ट का नियम है वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको समझाऊँगा अच्छे से। तो राउल्ट का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। वैसे तो आपको समझ में भी नहीं आया होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि एक बर्तन लिया है मैंने, इसमें 2 सॉल्यूशन डाले गए हैं। एक बर्तन लिया है, इसमें 2 प्रकार के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं। एक प्रकार का सॉल्यूशन रेड कलर से डाल दिया है और एक प्रकार का सॉल्यूशन इसको ब्लू कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ। इसमें 2 प्रकार के द्रव डाले गए हैं, 2 प्रकार के लिक्विड डाले गए हैं। अब जो लिक्विड है, जो ब्लू कलर का लिक्विड है इसको हम बी मान लेते हैं, और जो रेड कलर का लिक्विड है इसको ए मान लेते हैं। इसमें जो लिक्विड डाले गए हैं आंशिक वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, मतलब या तो ए का वाष्प दाब या तो बी का वाष्प दाब। मतलब जो किसी विलयन में टोटल वाष्प दाब होता है, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है उसके अलग अलग वेपर प्रेशर का योग होता है। यही राउल्ट का नियम है। तो वेपर प्रेशर का मान कैसे निकालेंगे? वेपर प्रेशर का मान निकालने के लिए हमें मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में किसी घटक के वाष्प दाब का गुणनफल करना होता है। मतलब यदि हमें बी का वेपर प्रेशर निकालना हुआ तो बी का मोल प्रभाज यक्स बी इंटू इसकी शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर का गुणनफल, शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर का गुणनफल, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी। मतलब यदि हमें किसी घटक के आंशिक वाष्प दाब का मान निकालना हुआ तो उसके मोल प्रभाज और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का गुणनफल कर देंगे तो हमें आंशिक वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मतलब क्या होता है कि जो बी है या ए है, इसको सॉल्यूशन में डालने से पहले जो इसका वाष्प दाब होगा, बी का वाष्प दाब या ए का वाष्प दाब, वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को P0 बी या P0 ए से डिनोट करते हैं। यदि बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निकालना हुआ, बी का शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर तो P0 बी और ए का शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर तो P0 ए। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसके अलग अलग वेपर प्रेशर का योग होता है। यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर PT, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B, और इसमें कोई लिक्विड डाला गया है तो वेपर प्रेशर ऑफ C। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर होता है अलग अलग वेपर प्रेशर का योग होता है। तो चलिए इसको थ्योरी के फॉर्म में समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब, मतलब किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन के
किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब। जो यहाँ पर मैंने ए और बी माना है, ये एक घटक हैं, इसका आंशिक वाष्प दाब जो होगा इसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब जो विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब या बी का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब जो है इसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब की गुणनफल के बराबर होगा। मतलब यदि आपको यह फार्मूला याद है तो आप इसको बहुत आसानी से राउल्ट का नियम लिख सकते हैं। यह जो फार्मूला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है उसके अलग अलग घटकों के वाष्प दाब के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अलग अलग घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। मतलब राउल्ट का नियम क्या है कि किसी विलयन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसके अलग अलग वेपर प्रेशर के योग के बराबर होगा। मतलब किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ए या बी का वाष्प दाब, उसके मोल प्रभाज, यदि हम ए का आंशिक वाष्प दाब निकाल रहे हैं तो ए का मोल प्रभाज और बी का वाष्प दाब निकाल रहे हैं तो बी का मोल प्रभाज, उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अतः किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है उसके अलग अलग घटकों के वाष्प दाब का योग कर देने पर हमें किसी विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और सबसे ज़रूरी है कि आप इस इक्वेशन को याद कर लें। जो यह इक्वेशन है, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अलग अलग घटकों के वाष्प दाब के बराबर होता है। यदि आपको यह इक्वेशन याद है तो आप इसकी थ्योरी को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को राउल्ट का नियम क्लियर हो गया होगा कि किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अतः किसी विलयन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसके अलग अलग घटकों की वेपर प्रेशर के बराबर होता है, वेपर प्रेशर के योग के बराबर होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि वह भी इसी का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बता देता हूँ कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन में आप कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं, PS या PT इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। यदि आप आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें आप ये वाली इक्वेशन बाद में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। और यदि आप नॉन आइडियल वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाली, तो आप लिख सकते हैं PS या PT इज नॉट इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तभी यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, तथा वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी को आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, राउल्ट का नियम, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा यदि आप हमारी और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विद गंगाराम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।